Hello aspirants, welcome to our YouTube channel Adhyan Path, and from today onwards we will be starting with new MCQ series जिसमें हम जो भी important exam point of view से जो भी important questions होंगे हम उसको करेंगे और हम अलग अलग सब्जेक्ट से करेंगे। जैसे अभी हमने स्टार्ट किया विद पॉलिटी एंड धीरे धीरे साइमल्टेनियसली हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर कर लेंगे। तो भी जो भी हम इसमें टारगेट करेंगे आने वाले सभी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस को। जैसे अभी यूपी पीसीएस है, जैसे ये यूपी पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपी पीसीएस हो गया, एचसीएस एग्जामिनेशंस हो गए या रिलेटेड एग्जामिनेशंस, इसमें पॉलिटी या फिर अदर जनरल स्टडीज के जो भी सब्जेक्ट्स वो आते हैं वो सब जिसमें भी आते होंगे यहाँ पे से कवर हो जाएंगे। हमें पता है कि पॉलिटी जो है मेजर रोल प्ले कर देती है किसी भी एग्जामिनेशन में। जैसे अगर आप यूपी पीसीएस का ही ले लो, 2018 से 2024 2024 में अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो 15 to 16 क्वेश्चन जो है पॉलिटी में से आते हैं एंड दे आर डुएबल। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इनमें से कम भी 13 to 14 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। तो ये सीरीज का इम्पोर्टेंस या बेनिफिट ही यही है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। तो जैसे अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब क्या होगा, हम इस वीडियो को कैसे यूज करने वाले हैं, मैं क्वेश्चन बोलूंगी, आप पॉज करके उसका आंसर सोचेंगे या फिर एक पेज पे लिख देंगे कि आपका आंसर क्या है। फिर जब मैं आंसर बोलूंगी तो उसे चेक कर सकते हैं। और इसमें जो भी आंसर होगा उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगे या फिर अदर रिलेटेड फैक्ट्स होंगे, एडिशनल फैक्ट भी कोई होगा तो मैं उसमें आपको बता दूंगी, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो उसके पास आपके आपके पास एक कंसोलिडेटेड मटेरियल हो जाएगा जो आप एट द एंड एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ लेंगे। और उसमें से आई कैन से, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में से अगर मैं आपको इस चैप्टर का बताऊं, तो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में से 5 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो यू कैन इजीली डू 3 to 4 क्वेश्चंस तो आप कर ही सकते हो। और देखो ज्यादा अच्छे से पढ़ा है आपने अपने आप भी और इस वीडियो को भी अच्छे से सुना है तो यू कैन डू ऑल 5 क्वेश्चंस। तो चलो ये तो बाद की बात है, हम स्टार्ट करते हैं। In which of the following acts the provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta? तो इसका आंसर है ए, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की, तो ये एक फर्स्ट मेजर फर्स्ट मेजर स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर हम और प्रोविजंस देखें रिलेटेड टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो एक तो यही है कि it made the provision for the establishment of Supreme Court at Calcutta। एक अदर इम्पॉर्टेंट है कि इसने गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पोस्ट था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया था। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हास्टिंग। और जो भी प्रेसिडेंसी थी, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी, प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, वो इसके सबॉर्डिनेट थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट्स थे। गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए, टू असिस्ट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी जिसमें 4 मेंबर्स थे। अब ये क्या होता है, फॉलोइंग हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, उसमें पूछा जा सकता है, राइट, कि टू असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज मेड एंड देयर वर 4 मेंबर्स इन दैट काउंसिल। तो अब इसमें पूछा जा सकता है ना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कितनी स्टेटमेंट गलत है। तो उसमें आप ये इसलिए थोड़ा फैक्चुअल डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। पर अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जैसे यहाँ पे बात चल रही है, अगर उसके फैक्चुअल पॉइंट्स देखें तो इट वाज provision under the Regulating Act of 1773, but it was established in 1774 में established हुआ था। अगर ये रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहे हैं तो ये क्लॉज
3 के अंदर था। जो रेगुलेटिंग एक्ट्स में क्लॉज होते तो उसमें क्लॉज 3 के अंडर था। और ये कहाँ पे था? फोर्ट विलियम कैलकाटा। अदर इम्पोर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है जानना और जनरली पूछा जाता है वो है फर्स्ट चीफ जस्टिस। वो कौन थे? सर एलिजा इम्फे। देखो जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे तो वो तो यही था कि ब्रिटिश सब्जेक्ट जो भी थे वहां पे बंगाल में वो और कंपनी ऑफिशियल्स वो सब इसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर थे। ये ऐसे हम इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी हमने पॉइंट एग्जाम रिलेटेड थे वो हमने इसमें कवर कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, which of the following statement is correct? The British government strengthened the control over the company through Board of Control. Okay, Board of Control को कर लेते हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग बताना है हमें? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अकॉर्डिंग। द एक्ट इनिशिएटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी टू एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स एंड ब्राइब्स। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज नाइदर वन नॉर टू। क्यों? क्योंकि हम अगर ध्यान दें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने पढ़ा है कि इट वॉज अंडर पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था इसने इंट्रोड्यूस किया था डुअल कंट्रोल सिस्टम। डुअल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब डुअल कंट्रोल सिस्टम क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर था, ब्रिटिश क्राउन, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी मेंबर्स थे, कंपनी मेंबर्स थे। तो इस जो एक्ट था इसका मेन फंक्शन ही यही था, इसका एम ही यही था टू इनहांस द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी। तो यहाँ पे पूछा है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं, तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट, द एक्ट इनिशिएटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी टू एंगेज, नो नो, इट डिडंट एंगेज, इट प्रोहिबिटेड द प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स एंड ब्राइब्स। तो इसका ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, तो आंसर है नाइदर वन नॉर टू। उन्होंने ये प्रोहिबिट ही इसीलिए किया था टू कर्ब द करप्शन एंड मैल प्रैक्टिसेस व्हिच वाज अमंग द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अभी हमें बताना है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के। Okay, the Supreme Court at Calcutta was established by a regulating act of 1773। अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था मैंने कहा था कि स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आ सकता है, तो यस ये बिल्कुल ठीक है। पी लॉरेंस वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट, ये अभी बिल्कुल हमने पढ़ा था। ये इसका आंसर पी लॉरेंस नहीं है, ये सर है, सर इलीजा इम्पे। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट है रॉन्ग, तो इसका आंसर है ए, दैट इज वन ओनली। अगर थोड़ा और फैक्चुअल नॉलेज को देखें तो जो टोटल मेंबर्स थे वो 4 मेंबर्स थे, 4 मेंबर, जिसमें एक तो चीफ जस्टिस थे प्लस 3 मेंबर्स थे, तो जो चीफ जस्टिस थे वो तो सर एलिजा एम्फे थे। जो बाकी 3 मेंबर्स थे एक बार उनके नाम भी देख लेते हैं। वो थे चैम्बर्स, लेमनस्टीन, हाइड। तो अगर पूछ लिया जाए तो हमें अब इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following acts discouraged the Orientalist education system? पहले हम ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन सिस्टम देख लेते हैं क्या होता है। ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन सिस्टम है वो ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग को प्रमोट करता है। इंडियन लर्निंग इसको प्रमोट करता है। और इसी के ही एक अपोनेंट है एंगलिस्ट एजुकेशन सिस्टम। अब ये ओपोनेंट है, यहाँ ट्रेडिशनल है, तो ये किसको प्रमोट करता है? ये प्रमोट करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन को। दे प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन। अब ये कई बार पीसीएस एग्जामिनेशंस में पूछा गया है और इसका आंसर है सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसमें एक्ट में लिखा है कि दे डोनेटेड ₹1 लाख एज एजुकेशन फंड
लेकिन इसका आंसर 1833 भी हो सकता है। वो कैसे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में उन्होंने 1 लाख तो दिया है एजुकेशन फंड के लिए, बट दे डिडंट स्पेसिफाई कि वो कौन सी लैंग्वेज या कौन सी अप्रोच के लिए, एंग्लिस्ट के लिए है या ओरिएंटलिस्ट के लिए है। 1833 में उन्होंने इनडायरेक्टली डिस्करेज किया था, इनडायरेक्टली डिस्करेज दिस ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि 1833 के बाद अगर हम याद करें थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम इसका देखें तो 1835 में मैकॉले मिनट आती है, मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन। उनमें उन्होंने किया था कि जो इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। बट अगर गवर्नमेंट आंसर की के हिसाब से इसका आंसर सी है, तो वी विल गो विद द सी, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंडर ही ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन को डिस्करेज किया था। नेक्स्ट, बाय विच एक्ट the British Parliament had abolished the monopoly of East India Company's trade in India except tea and China trade. तो इसका आंसर है बी, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अगर हम देखें चार्टर एक्ट ऑफ 1830, तो इट रिन्यूड ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर फॉर 20 years, फॉर 20 years। बट इम्पॉर्टेंटली दे एंडेड द ट्रेड मोनोपोली, मतलब उन्होंने अबॉलिश कर दिया था मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन इंडिया, एक्सेप्ट उन्होंने बस टी की और चाइना ट्रेड को अबॉलिश नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं 1813 का जो एक्ट है, दे रिटेन्ड सोवरेनिटी, सोवरेनिटी वाज रिटेन्ड। अगर अदर फीचर्स देखें तो एक तो यही है कि मोनोपोली एंडेड, एजुकेशन फंड, ये भी अभी हमने ऊपर दिया था, एजुकेशन फंड एंड सोवरेनिटी इज रिटेन्ड। एक और इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने दे अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू वर्क for religious and educational purposes, for educational and religious purposes। ठीक है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी इनका काम सिर्फ एजुकेशन एंड रिलीजियस पर्पस से रिलेटेड ही था, इनकी कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं थी, ये भी याद रखना, कोई पॉलिटिकल राइट इनकी नहीं थी। तो जो भी इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1813 से रिलेटेड, वो हमने इसमें कवर कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, बाय विच एक्ट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। तो इसका आंसर है बी, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अगर हम 1853 के एक्ट को देखें तो इट वाज द लास्ट चार्टर, इट वाज द लास्ट चार्टर एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने फर्स्ट टाइम ही लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया था ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। अगर इसी को देखिए, जैसे कि उन्होंने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग कर दिया था, तो अब कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल तो रखना था, तो दे क्रिएटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्रिएटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके, विच एक्टेड एज मिनी पार्लियामेंट, इसे हम कहेंगे मिनी पार्लियामेंट। तो कहीं ना कहीं पे पार्लियामेंट्री फीचर्स 1853 के टाइम पे आ गए थे, मिनी पार्लियामेंट। अब इन्होंने लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को तो मतलब अलग अलग सेपरेट कर दिया था, तो कहीं ना कहीं अब उसको एक्सपैंड भी करना था, तो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन भी इसमें देखी जाती है, प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम ही, मतलब प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन इसमें देखी जाएगी, अब तक किसी एक्ट में देखी नहीं गई थी। और कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं था कंपनी का, जैसे ऊपर हमने देखा था कि दे रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर फॉर 20 years, ऐसा इसमें कुछ नहीं था, तो देयर वाज नो फिक्स्ड टेन्योर। Importantly, they introduced open competition
ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मतलब फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ आईसीएस दैट इज इंडियन सिविल सर्विसेज विच वॉज बेस्ड ऑन द मेरिट के बेसिस पे। और मैंने आपको जैसे बताया कि रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंडेड, तो जो काउंसिल थी उसमें 6 मेंबर्स इंक्लूड किए गए थे। तो जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है सी, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब एक क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एक क्वेश्चन आ सकता है अंडर विच एक्ट। तो ये किस एक्ट के अंडर हुआ था? इट वॉज अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833, जहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनको रिप्लेस कर दिया था गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेंट्रलाइजेशन मतलब दिस एक्ट सेंट्रलाइज्ड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इन इंडिया अंडर वन पर्सन। तो सेंट्रलाइजेशन कह दें हम ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अंडर वन पर्सन, दैट वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा जाता है जनरली, हर एग्जाम में पूछ लिया जाता इसे। जैसे यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया है और यूपी पीसीएस में भी काफी बारी से पूछा गया है, और अदर जो पीसीएस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा अगर हम लॉर्ड विलियम बेंटिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा जाने फैक्ट इसका, तो ही अबॉलिश्ड सती सती प्रथा इन 1829 and he was supported by Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy. Next, he promoted English education. मतलब मैकॉले मिनट से इन्फ्लुएंस्ड होके he promoted English education. एक और इम्पोर्टेंट है कि he introduced modern judicial system. मतलब he started codification of law. Started codification of law और रिफॉर्म सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे विलियम बेंटिक से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, अंडर एक्ट ऑफ 1786 ओके, हु वाज गिवन द पावर ऑफ कमांडर इन चीफ। अब हमें बताना है कि 1786 के एक्ट के अंदर, देखो जैसे ऊपर आ सकता था कि वो किस एक्ट के अंदर था, ऐसे ही इसमें ये है कि किस एक्ट के अंदर पावर दी गई थी कमांडर इन चीफ की। वो था 1786 एक्ट, और वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, प्लस वो कमांडर इन चीफ भी थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के। तो मतलब कहीं ना कहीं जो ये एक्ट ऑफ 1786 था, उसने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की अथॉरिटी थी उसे स्ट्रेंथन कर दिया था। कैसे? ही गेव द गवर्नर जनरल द पावर ऑफ कमांडर इन चीफ। ही गेव द पावर ऑफ कमांडर इन चीफ टू द गवर्नर जनरल, दैट इज डुअल रोल। तो यहाँ पे डुअल रोल इंट्रोड्यूस हुआ था। ऊपर डुअल कंट्रोल सिस्टम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो पिट्स इंडिया एक्ट में था। इसमें डुअल रोल है, रोल। और वो रोल कौन सा? एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, दूसरा वो कमांडर इन चीफ है। इसका मतलब सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स या उनकी पावर्स अब किसके अंडर है? वो किसी एक इंसान के अंडर है, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इट वॉज इन्वॉल्व इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर अगेंस्ट टीपू सुल्तान, अगेंस्ट टीपू सुल्तान। ये तो हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे, पर कुछ फैक्ट्स हैं जैसे याद आने तो आई शुड टेल यू। और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवालिस कोड in 1793. Also institution a system to prevent the corruption, and he was also known as father of Indian civil services. थोड़ा ये याद रखने का है कि he was known as father of Indian civil services.
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? अब पूछा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब मैंने आपको फर्स्ट बिल्कुल क्वेश्चन बताया था तो उसमें फैक्ट्स जब मैंने बताए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था जो गवर्नर जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको रिप्लेस किससे कर दिया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। तो हम ये देख लेते हैं ये किसके अंडर था? अंडर अंडर रेगुलेटिंग एक्ट और 1773, जिसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको चेंज कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके। जो वॉरेन हेस्टिंग थे उनके टाइम पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए थे कि वो इन्वॉल्व थे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, इस इन्हीं के अंडर हुआ था, मतलब ये उस टाइम पे थे एंग्लो मराठा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे, जो 1775 से 1782 था, एंड विच वॉज एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सेलवाई। मैं लिख देती हूँ ट्रीटी ऑफ सेलवाई। मतलब हमें तो पढ़ने से मतलब है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर रिलेटेड मिल रहा है तो वी शुड कवर देम साइड बाय साइड। एक और हुआ था वॉर, दैट वाज रोहिला वॉर। रोहिला वॉर इन 1774 अगेंस्ट रोहिलास। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड फॉर द पॉलिटिकल मैटर्स, ओके, एंड इट कंप्राइजेस 5 पीपल। तो इसका आंसर है 1। वो कैसे? देखो बेसिक सी कंसेप्ट अगर आपने ऊपर ध्यान से सुना होगा तो मैंने आपको बताया था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो अंडर ब्रिटिश क्राउन था, वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर था। ठीक है, तो जब ब्रिटिश क्राउन के अंडर था और कहीं ना कहीं उन्होंने जो अपना रूल था उसको स्ट्रॉन्ग करना था, स्ट्रेंथन करना था, तो ऑब्वियस सी बात है जो पॉलिटिकल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होंगे वो ब्रिटिश क्राउन अपने अंडर ही लेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दैट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड फॉर द पॉलिटिकल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जो उसके मेंबर्स थे वो भी ब्रिटिश क्राउन के अंडर थे। ठीक है, इट कंप्राइजेस 5 पीपल, ये थोड़ा गलत है क्योंकि इट कंप्राइजेस 6 पीपल। दो तो कैबिनेट मिनिस्टर थे और जो 4 थे वो प्रिवी काउंसलर्स थे। जनरली क्या होता है जब इतना फैक्चुअल आ जाता है ना, मतलब इन डेप्थ है बिल्कुल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के भी मेंबर्स को पूछा गया है तो वो थोड़ा स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देते हैं। जनरली मैंने आपको ये स्टेटमेंट बताया, बट लेकिन आप श्योर है कि नहीं वो 5 ही होता है या 6 ही होता है, देन ओनली यू कैन गो विद दैट। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत, तो जनरली वहाँ चांसेस रहते हैं कि वो थोड़ा गलत होता है। तो इसका आंसर है ए, दैट इज ओनली 1। और हमने देखा था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इट वाज created for the political matters and administrative affairs, which was under the British Crown. Next question देख लेते हैं। The act which for the first time introduced regional representation in the legislative council। देखो सेम अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये, लेकिन अब इसमें क्या किया, जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की उसे चेंज कर दिया। और ऐसे ही क्वेश्चन सब आगे बनते हैं, बहुत डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब होता तो कंसेप्चुअल ही है क्वेश्चन, बट लेकिन थोड़े लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। देखो इसका आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। वो कैसे? हमने ऊपर पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो थे गवर्नर जनरल काउंसिल के उनको सेपरेट कर दिया था। अब कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल उन्होंने क्रिएट की थी जो विच एक्टेड एज अ मिनी पार्लियामेंट, हमें पता है, पर कहीं ना कहीं एक्सपेंशन भी तो किया होगा ना। जब हमने सेपरेशन किया पर हमें आगे भी रूल करना है, तो दे इंट्रोड्यूस्ड, मैंने आपको बताया था, दे इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन, इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। अब ये प्रोविंशियल क्या है? इट इज रीजनल, इट इज रीजनल। तो यहाँ पे यही पूछा है कि इट इज इंट्रोड्यूस विच एक्ट इंट्रोड्यूस द रीजनल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो एक्ट है 1853। ओके, इसका एक और स्टेटमेंट जो है आ सकता है एज अ क्वेश्चन कि under which act for the first time Indians and the regional representation were included for
लॉ मेकिंग, वो उसका आंसर भी 1853 होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम इंडियंस एंड रीजनल representation one included for lawmaking for lawmaking okay। नेक्स्ट देख लेते हैं। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ओके was the last charter given to the East India Company। ये हमने अभी ऊपर फैक्ट्स में कवर किया है। इट renewed the company's rule in India for another 20 years। ये भी हमने पढ़ा था, लेकिन हमने पढ़ा था कि that there was no no fixed tenure। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। तो इससे हमें साफ साफ पता चल जाता है कि इसका आंसर है ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट सी। हमें पता है कि हमने अभी ऊपर बताया था जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था वो लास्ट चार्टर एक्ट था, क्योंकि आफ्टर 1857 के रिवोल्ट के बाद जो कंपनी का रूल था वो एंड हो चुका था और इंडिया डायरेक्टली केम अंडर द क्राउन रूल। मतलब 1857 का रिवोल्ट हुआ, कंपनी रूल एंडेड, कंपनी रूल एंडेड और इंडिया केम डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश क्राउन। यही एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आगे कवर कर लेंगे हम इसे, ठीक है। और फिर हमें पता है कि 1793 का, 1813, 1833 इन चार्टर एक्ट्स में कहीं ना कहीं रिन्यू हो रही थी कंपनी का रूल फॉर द 20 ईयर्स। जैसे 1813 में हमने पढ़ा था कि उसने रिन्यू तो किया था चार्टर को, लेकिन अबॉलिश कर दी थी ट्रेड्स को। तो वही यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो पहले से डिसाइडेड था कि अब कंपनी रूल एंड होगा ही। तो इसका आंसर है सी, ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। मैच द एक्ट विद द टाइप ऑफ गवर्नेंस मॉडल इट प्रमोटेड। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, हमें इसे मैच करना है कि इसका जो गवर्नेंस मॉडल रहा होगा वो कैसा होगा। तो ऑब्वियस है बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आया था, उसके जुरिस्डिक्शन के अंडर जो वो कंपनी के मेंबर्स थे उनको इंक्लूड किया था, वो सब। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, क्राउन डोमिनेंस डुअल कंट्रोल, हमने डुअल कंट्रोल भी पढ़ा था जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ा था, ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर ये थे, ये कंपनी के। तो इसका आंसर तो ऑब्वियस है। हम देख लेते हैं, ए का 1 है तो ए का 2, ए का 2 ये गलत, ठीक है। ए का 1, ए का 1 हमें पता है, बी का 2, बी का 2 बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। चार्टर एक्ट 1833 देख लेते हैं, सेंट्रलाइज यूनिटरी स्टेट। मैंने आपको बताया था कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें जो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी वो सिर्फ एक इंसान के अंडर दे दी थी। वो चार्टर एक्ट 1833 था, जहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके अंडर थी। तो इसका आंसर भी सी का यही होगा। तो सी का जब हमें पता चल गया कि 3 है तो हम इसका टिक करते हैं। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं और एलिमिनेशन हम लगा दें आंसर क्वेश्चंस में, तो वी कैन इजीली फाइंड आवर आंसर्स। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, चार्टर एक्ट 1853 पार्लियामेंट्री फीचर्स है और हाँ रीजनल, यहाँ पे आना है रीजनल रिप्रेजेंटेशन, रीजनल रिप्रेजेंटेशन। हम इससे भी आइडिया लगा सकते थे, सिर्फ अगर हमें ये पढ़ते कि चार्टर एक्ट 1853, ओहो ये हमें पता था पार्लियामेंट्री फीचर्स थे क्योंकि उन्होंने मिनी पार्लियामेंट क्रिएट किया था। फिर रीजनल रिप्रेजेंटेशन हमें पता है, तो सीधा अगर हम करते हैं तो डी का 4 यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है और उसका आंसर ए हो जाता है। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक के बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Consider the following statements regarding the Charter Act of 1833. Okay, it ended the trading activities of East India Company, created the post of Governor General of India, and introduced the Indian Civil Service Examination System। देखो, अगर आपने ऊपर ध्यान दिया होता तो आपको पता चल जाएगा जो स्टेटमेंट 3 है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि
इंट्रोड्यूस कब हुआ था? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर, 1853। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो जैसे अगर हम 3 करें तो इसका हमें आंसर पता चल जाएगा। इसका आंसर है 1 एंड 2। कंपनी वॉज मेड अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इस टाइम तक पता है क्या हो गया था, जो कंपनी को तो एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था, तो जो भी उसके कमर्शियल ऑपरेशंस थे उनको सीज कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उनके जो कमर्शियल ऑपरेशंस थे उनको सीज कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर उन्होंने रिप्लेस किया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को विद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो पहले बने थे। ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, ये भी ठीक है। दे डिडंट इंट्रोड्यूस्ड, दे प्रपोज्ड। यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जगह अगर प्रपोज्ड होता तो इसका आंसर डी हो जाता, 1, 2 एंड 3। बट दिस एक्ट ओनली प्रपोज्ड ओपन कॉम्पिटिशन फॉर द सिविल सर्विसेज। बट लेटर ऑन वो इम्प्लीमेंट हो गया था 1853 में। तो इसका आंसर है ए, दैट इज 1 एंड 2। हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगर हम थोड़ा सा चार्टर एक्ट 1833 के इंपॉर्टेंट थोड़े से प्रोविजंस को अगर देख लें ध्यान से, तो इट सेंट्रलाइज्ड ऑल द लेजिस्लेटिव पावर विद द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने पोस्ट क्रिएट करी थी ये वाली। तो उन्होंने सेंट्रलाइज, हमने अभी ऊपर देखा था, सेंट्रलाइज्ड ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स विद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, एक तो यही था। अब क्या था, जो भी लॉज बनेंगे गवर्नर जनरल काउंसिल के अंडर, उनको एक्ट्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक्ट्स। पहले क्या कहते थे? रेगुलेशंस, बट अब उन्हें एक्ट्स कहा जाएगा। एंड दे प्रपोज द ओपन कॉम्पिटिशन फॉर द सिविल सर्विसेज, ये वाला जो हमने बताया था कि इन्होंने प्रपोज किया था, इंट्रोड्यूस वो 1853 में हुआ था। एंड अलाउड इंडियंस टू बी अपॉइंटेड टू एनी पोस्ट। बट उन्होंने ये सिर्फ कहा था, बट रेयरली ही प्रैक्टिस किया था इस चीज को। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है कि कौन से एक्ट के अंदर ये कहा गया था कि जो अब लॉज बनेंगे उन्हें एक्ट्स कहा जाएगा, वो थे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दैट इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंसेस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1861 मतलब इस टाइम तक क्राउन रूल एस्टेब्लिश हो चुका था, कंपनी रूल एंड हो चुका था एंड क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था। वो तो 1858 में ही हो गया था, तो इसके बाद के जो एक्ट उसमें क्राउन रूल का मेन रोल रहेगा। So, as a result of this act, the total members of Executive Council of Governor General became 7. ये बिल्कुल ठीक है। For legislative work, number of additional members could be minimum of 6 and maximum of 12. ये भी ठीक है। And there was no differentiation was made between the state and the central subject. बिल्कुल, ये भी ठीक है। अब तक तो कोई भी differentiation नहीं था जो state and central subjects थे। तो इसका आंसर होगा A, that is 1, 2 and 3। देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैं बात बता दूं। अगर टोटल नहीं होता, सिर्फ मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता, तो इसका आंसर 7 नहीं 5 आना था। अगर सिर्फ पूछता मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो इसका आंसर होता 5। बट लेकिन अगर उन्होंने पूछा है इट इज टोटल मेंबर, तो उसका आंसर है 7। कैसे? 5 प्लस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस जो कमांडर इन चीफ है, वो कमांडर इन चीफ। ठीक है, इसलिए वो 7 है। And there were non-officials included Indians for the first time. पहली बार इसी एक्ट के अंडर इंडियंस को इंक्लूड किया गया था। कौन थे वो 3 इंडियंस, मतलब जिन्हें इंक्लूड किया था फॉर द फर्स्ट टाइम? 3 इंडियंस, and it was the first time included Raja of Benares, Raja of Patiala, सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। ये थे। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये फैक्ट हमने इसमें कवर कर लिया। अगर हम की इसकी प्रोविजंस देखें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के, तो इन्होंने लेजिस्लेटिव पावर थी वो रिस्टोर कर ली थी बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज की। मतलब जो पहले हमने एक्ट में पढ़ा था उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया था बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के।
उन्हें इंडियन काउंसिल एक्ट में उनकी जो पावर थी उनको रिस्टोर कर दिया था। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज restored their legislative powers, okay। और इंडियन रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम था जो राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल वॉज empowered to issue ordinance in emergency, which was valid for the 6 month तक इसकी वैलिडिटी थी। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से रिलेटेड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जब क्वेश्चंस पढ़ें तो प्लीज ध्यान से पढ़ें। जब टोटल मेंबर्स पूछा है तो 7 है एंड मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल पूछेंगे तो वो सिर्फ 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट? और इसका आंसर है बी, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ओके, इसमें देख लेते हैं। जो 1892 एक्ट था, they allowed members to discuss the budget। उनको इसको चीज के लिए अलाउ करा गया था कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हैं, बट दे वर नॉट अलाउड टू वोट ऑन इट। तो हम ये तो कहेंगे कि दे वर अलाउड टू डिस्कस बजट, ओके, बट नॉट अलाउड टू वोट ऑन इट। ठीक है, दिस वॉज द टोकन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द पार्लियामेंट प्रोसीजर एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका यही है, राइट टू क्वेश्चन। अब वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे जो थे, दे वर अलाउड टू आस्क द क्वेश्चंस, बट इसमें भी ये था कि दे कुड नॉट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, could not ask supplementary questions। इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट इलेक्शंस, पर कहीं भी नॉन ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं था यहाँ पे। इंट्रोड्यूस तो था इनडायरेक्ट इलेक्शंस, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इलेक्शंस, लेकिन नो ऑफिशियल रिकॉग्निशन, कोई भी ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं था। और उन्होंने जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल्स थे इन द काउंसिल, दे वर इंक्रीज्ड, पर जो कहीं ना कहीं मेजोरिटी थी वो अभी भी सेम ही थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यही है कि उन्होंने डिस्कशन के लिए तो अलाउ कर दिया था बजट के, बट दे वर नॉट अलाउड टू वोट ऑन इट। राइट टू क्वेश्चन तो था, वो क्वेश्चन पूछ सकते थे, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस दे कैन नॉट। इनडायरेक्ट इलेक्शन था तो कहीं ना कहीं ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं था एक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड? फेडरल कोर्ट, it was Indian Council Act 1861, Government of India Act 1909, 1919 and none of the above। The answer is the D, that is none of the above, because जो फेडरल कोर्ट था वो किसके अंडर था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935, तो फेडरल कोर्ट किसके अंडर था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर था। अब ये अंडर तो 1935 के था, बट इसकी जो फंक्शनिंग थी, इसकी फंक्शनिंग स्टार्टेड इन 1937 में इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी। और कहीं ना कहीं जुरिसडिक्शन क्या था? दे हर्ड अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट एंड डिस्प्यूट बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट्स एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, इनिशियल ये कहाँ पे था? दिल्ली, और ये रिप्लेस किया गया था इन 1950। In 1950 it was replaced by the Supreme Court of India। Supreme Court of India तो इसको रिप्लेस कर दिया था, किसको? फेडरल कोर्ट को। और मेरे को जैसे एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जैसे हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा इम्फे। वैसे ही फेडरल कोर्ट, जो ये फेडरल कोर्ट है,
इनके चीफ जस्टिस कौन थे? इट वॉज सर ही वॉज सर मॉरी गायर, GWYER। ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो फेडरल कोर्ट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट्स अप डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल? अगर देखिए हम डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल ध्यान रखना, तो आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके अंडर था। इन्होंने डायरकी सिस्टम किया था जहाँ पे जो सब्जेक्ट लिस्ट थी वो दो में डिवाइडेड थी, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड, रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट, ट्रांसफर्ड लिस्ट। Reserve list handled by the Governor General, handled by Governor General, और जिसमें इंक्लूड किया गया जैसे डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर, ये सब इसमें इंक्लूडेड थे, एक्सटर्नल अफेयर। वही ट्रांसफर्ड लिस्ट जो है इट वाज हैंडल्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसमें जो सब्जेक्ट्स थे वो थे हेल्थ, एजुकेशन, ये वाले हेल्थ, एजुकेशन, ये सब इसमें इंक्लूडेड थे। अगर हम अदर प्रोविजंस देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के, तो दे प्रपोज द ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर ब्रिटिश इंडिया, बट इट वाज नेवर 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 इम्प्लीमेंटेड। ये कभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। हाँ, उन्होंने प्रपोज किया था बट इम्प्लीमेंट कभी नहीं हुआ। फिर ये हमने पढ़ा कि डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल है। फेडरल कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट हुई थी जिसकी फंक्शनिंग 1937 में स्टार्ट हुई थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, बर्मा। बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। ये 1935 के एक्ट में बोल रहा था, लेकिन जो इफेक्टिव ये कब हुआ था? अप्रैल 1937, अप्रैल 1937 से। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एक्ट के अंडर एक सेंट्रल सेंट्रल फेडरल बैंक को स्टेब्लिश किया गया, स्टेब्लिश्ड, जो आगे जाके आरबीआई हो जाता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1935 एक्ट के अंडर डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल, सेंट्रल फेडरल बैंक जो आगे जाके आरबीआई हो गया, एंड ऑल इंडिया फेडरेशन जो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ बट प्रपोज हुआ था, एंड बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, एंड फेडरल कोर्ट वाज अंडर द 1935 एक्ट। तो आगे देख लेते हैं। The first act to introduce the term election officially in Indian constitution development was, answer is, Indian Council Act 1909। इसको कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक, इट वाज द फर्स्ट लीगल यूज ऑफ इलेक्शंस, मतलब एक तरीके से इसी एक्ट में हुआ था कि फर्स्ट लीगल यूज ऑफ इलेक्शन। तो prior to this 1892 act allowed the nomination based on the recommendation, but कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, मतलब रिकमेंडेशन के बेसिस पे नॉमिनेशन होता था। अगर हम इसके अदर फीचर्स देखें 1909 मतलब मॉन्टे मिलो रिफॉर्म्स के, तो दे इंक्रीज द साइज ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लिख लेते हैं यहाँ पे, इंक्रीज्ड साइज ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, फर्स्ट टाइम लीगल डिवीजन हुआ था ऑन रिलीजियस लाइंस, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, मतलब ये पहली बार एक डिवीजन हुआ था रिलीजियस लाइंस के बेसिस पे, मतलब मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्ट। तभी लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। लॉर्ड मिंटो, जो ये मिंटो है सिर्फ इसको, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ओके,
एंड द नॉन ऑफिशियल प्रोविंसेस इन मेजोरिटी। इतना नहीं, बट यही इंपॉर्टेंट है जो उसका ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, और ये फर्स्ट लीगल डिवीजन था रिलीजियस बेसिस पे। दे इंक्रीज द साइज ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड फर्स्ट लीगल यूज ऑफ इलेक्शन, जो जनरली पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हमने इसमें डिस्कस कर लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, अब हम 1919 एक्ट भी देख लेते हैं। हम इससे अब हमने क्वेश्चन के बेसिस पे ही जो है हमने इसमें सारा कवर कर लिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी रिलेटेड थे, एक्ट से रिलेटेड थे। तो इसका आंसर पहले हम देख लेते हैं स्टेटमेंट्स। बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, बिल्कुल। डायarchy एट द सेंटर, ओके। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ओके। एंड स्टैट्यूटरी कमीशन प्रोविजंस, बिल्कुल ठीक है। अगर अभी अपने ऊपर ध्यान दिया होता तो मैंने आपको बताया कि जो डायarchic सिस्टम है वो फर्स्ट टाइम भी 1935 में हुआ था, ओनली टाइम भी 1935 ही था। तो अगर हम टू को करें तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है बी, दैट इज 1, 3 एंड 4। देखो कंसेप्ट हमें पता था, एलिमिनेशन हमने यूज किया एंड वी गेट द आंसर, राइट। बाइकैमरल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लेजिस्लेचर, मतलब दो दो हाउसेस थे, टू हाउसेस एट द सेंटर। एक थे काउंसिल ऑफ स्टेट, एक था लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। ये अपर हाउस, ये लोअर हाउस, जो आगे जाके लोकसभा राज्यसभा बन गया था। ठीक है, फिर जो डायarchy इंट्रोड्यूस किया था वो सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे था, जैसे यहाँ पे लिखा है ना डायarchy एट द सेंटर, यहाँ पे अगर सिर्फ लिखा था डायarchy एट द प्रोविंशियल लेवल, प्रोविंशियल, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक होता, ऑल ऑफ द अबव आ जाता फिर इसका आंसर। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा डायरेक्ट इन द सेंटर, इसका गलत है क्योंकि 1935 में ही हुआ था वो बस। तो ये प्रोविंशियल लेवल है, यहाँ पे प्रोविंशियल लेवल ओनली। यहाँ पे भी सब्जेक्ट दो में डिवाइडेड है, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। यहाँ पे भी रिजर्व्ड है एंड ट्रांसफर्ड है। जो रिजर्व्ड वाले हैं वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अंडर है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और ये जो ट्रांसफर्ड है ये इंडियन मिनिस्टर्स के अंडर है, इंडियन मिनिस्टर। अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो जो पहली बार हुआ वो तो 1909 मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है 1919 में कंटिन्यू तो जरूर हुआ। कंटिन्यू कैसे हुआ, क्योंकि ये एक्सपेंड हो गया था, एक्सटेंडेड टू सिख, सिख कम्युनिटी को भी, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स अगर यहाँ पे लिखा था फॉर द फर्स्ट टाइम तो ये गलत हो जाता स्टेटमेंट, लेकिन अगर यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स लिखा है बस तो ये ठीक है, बिकॉज इट कंटिन्यूड। फिर एक था स्टेट्यूटरी कमीशन प्रोविजन। हाँ, उन्होंने एक स्टेट्यूटरी कमीशन प्रोविजन बनाया था जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि इट वुड बी अपॉइंटेड आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, मतलब 10 साल के बाद एक ऐसी कमीशन आएगी जो भी वो जो क्या करेगी, रिव्यू करेगी वर्किंग ऑफ दिस एक्ट। और ये कमीशन कौन सी थी, साइमन कमीशन, लेकिन ये पहले ही आ गई थी तो सारा झगड़ा उसी बात का था, साइमन कमीशन। ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ओके। तो भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो हमने इसमें कर लिया, क्योंकि वो सिर्फ ये कि याद रखना प्रोविंशियल लेवल पे ही डायarchy थी 1919 में, और 1935 में सिर्फ सेंट्रल पे थी, ओके। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे वो कंटिन्यू टू द एक्सटेंडेड टू द सिख, क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस, एंड टू हाउस दैट इज बाइकैमरलिज्म जो था लेजिस्लेचर एट द सेंटर पे था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन प्रपोज्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये हुआ था बट ये कब आया था, लाइक केम इनटू द फोर्स इन 1940, बिल्कुल नहीं, हमें पता है। वाज अपोज्ड बाय मुस्लिम लीग, बिल्कुल भी नहीं। वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड, बिल्कुल सही है, ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, इसको ध्यान से। एक नेक्स्ट देख लेते हैं, assertion. The Indian Council Act of 1892 allowed Indian to discuss the annual budget. हमने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 ऊपर ही पढ़ा, जहाँ पे उनको एनुअल बजट को डिस्कस करने की राइट्स थी, बट वोटिंग राइट नहीं थी। यहाँ पे नो वोटिंग वोटिंग राइट नहीं थी, ठीक है। द एक्ट गेव कंप्लीट फाइनेंशियल कंट्रोल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कंप्लीट फाइनेंशियल कंट्रोल वो कैसे दे देंगे, अगर यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव होता तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक होता, ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव। बट नहीं, उनका जो ये जो एक्ट है
इट गिव द फाइनेंशियल कंट्रोल टू ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव नॉट द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, ये रीजन गलत है। तो इसका आंसर क्या होता है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसका आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज असर्शन। हम पढ़ते हैं पहले। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अभी हमने ऊपर पढ़ा था मंटैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसको जो एक बार मैं बता देती हूँ, जो एक्ट ऑफ 1919 है इसको कहा जाता है मंटैग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस द बाइकेमरलिज्म एट द सेंटर। बिल्कुल ठीक, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। एंड इट क्रिएटेड द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट। बिल्कुल, अपर हाउस एंड इट इज द लोअर हाउस। बिल्कुल ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल ठीक है, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा ही था। मैच द एक्ट्स विद देयर एसोसिएटेड पर्सनालिटीज। जो भी हमने ये क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं ना, दे आर ऑन द लाइन ऑफ द पीसीस प्रीलिम्स का जो पैटर्न होता है वो उसी के बेसिस पे ये हमने बनाए हैं। वहां पे मैच द फॉलोइंग्स आते हैं, ठीक है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं, एंड हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो सब हमने इंक्लूड करके ही क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया। तो इसका आंसर हम देखें। हमें पता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में माउंट बेटन प्लान आया था। तो ए का, तो ऑब्वियस हमें पता चल गया 2 है। ए का 2 हो गया। तो इसमें हम ये काट देते हैं, एलिमिनेशन लगाएंगे, राइट। ये हमने काट दिया। अब इसमें बनेगा बी और डी। अब बी और डी में से ही इसका आंसर होगा। तो हमें पता चल गया कि ये तो इनमें से ही है। तो ए तो हमारा बिल्कुल दोनों में ही ठीक है। अगर आप ध्यान दें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हमें पता है इनके फादर कौन है, लॉर्ड रिपन। तो डी का आंसर है 3, और ऐसे ही हमें अपना पता चल जाता है आंसर। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, इसका आंसर है बी। ऐसे ही कई बार क्या होता है, हमें पहले ही पता चल जाता है फर्स्ट सेकंड में ही। तो अगर हमें थोड़ा सा भी बेसिक पता है और एलिमिनेशन हम अप्लाई कर दें, तो हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द एक्ट्स विद द इंस्टीट्यूशन दे एस्टेब्लिश। सिर्फ अभी हमने बस कुछ देर पहले ही पढ़ा था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसने सेंट्रल फेडरल बैंक को एस्टेब्लिश किया था, जो आरबीआई बन गया था आगे जाके। तो ए का तो 1 है, हमें पता चल गया। ए का 1 है, इसको हमने काट दिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं। हमें पता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में डोमिनियन स्टेटस दिया गया था इंडिया को। ऑब्वियस सी बात है, 1947 में हम आजाद हो गए थे, तो डोमिनियन स्टेटस मिला था, राइट। तो सी का आंसर होगा 3। तो सी का आंसर जहां हमें पता 3 है, तो इसका आंसर है ए, दैट इज ए का 1, बी का 2। बी का 2, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था। एंड 1833 में सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेचर, जहां पे गवर्नमेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से रिप्लेस कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, अब 1858 मैंने आपको बताया था जब इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था, तब जो एक्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1858, इसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहा जाता है। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। वैसे तो ब्रिटिश के लिए जो भी वो एक्ट देते थे, वो यही सोचते थे कि इट इज अ एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, बट नहीं। बट चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इट वाज कंसिडर्ड टू बी द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो अब इसके पॉइंट्स देख लेते थे। इट अबॉलिश द डुअल कंट्रोल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट। बिल्कुल ठीक बात है। जब सब कुछ ब्रिटिश क्राउन के अंदर अंडर आ गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट में हमें पता है डुअल कंट्रोल सिस्टम था, जिसमें उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी था एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी थे। तो ऑब्वियस है, जब उन्होंने कंपनी रूल ही एंड करना था, तो वो इस चीज को नहीं रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। इट वेस्टेड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन अ सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर एक न्यू पोस्ट क्रिएटेड हुई थी, जिसका नाम था सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या था, जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया था, ही वॉज गिवन द कंप्लीट अथॉरिटी ओवर इंडिया अफेयर्स एंड रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके,
एक इंडियन काउंसिल भी बनाई गई थी। एक बार हम देख लेते हैं, सॉरी, इंडियन काउंसिल, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड थे 15 मेंबर्स। इसको काउंसिल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो असिस्ट करती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, असिस्ट करती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को। इसमें 15 मेंबर्स थे। देखो ये थोड़ा फैक्चुअल है, ऐसे पूछा जा सकता है, राइट। तो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, जैसे मैंने बताया, इट वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर है सी, दैट इज 1, 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। Which of the following are correct about the constitutional role of the Indian Constituent Assembly post 1947? आजादी के बाद की बात है, right? It became a sovereign legislative body after the Indian Independence Act. जाहिर सी बात है कि आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट बिकेम सोवरेन एंड वाज नो लॉन्गर अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। तो इट वाज नो लॉन्गर अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, नॉट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, राइट। इट फ्रेम्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्टेड एज अ टेम्पररी लेजिस्लेचर। अब क्या हुआ था कि उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था, तो इट वाज गिवन डुअल रोल। 15 अगस्त 1947 से लेके इसको क्या हुआ था, डुअल रोल्स दिए गए थे। 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक, राइट। तो इसके फंक्शंस क्या थे? एक तो था इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, एक था इन्होंने लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करना था, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह। जब तक फर्स्ट इलेक्शन नहीं होंगे तब तक लॉज जो भी होंगे रिलेटेड, वो यही बनाएंगे। तो ये डिसॉल्व, अगर हम देखें, इट वाज डिसॉल्व इन 1948 आफ्टर द अडॉप्शन। सिंपल सी बात है, देखो अगर हमारा बेसिक क्लियर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कब अडॉप्ट हुआ, इनैक्ट हुआ, ये सब अगर हमें पता है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने उसको अडॉप्ट 1950 में किया था, राइट। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गया था। 3 जैसे ही करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा ना। 24 जनवरी 1950 पे लास्ट डे था जब सबने सिग्नेचर्स किए थे, तभी ये डिसॉल्व हो गई थी। तो इसका जो काम था ये लेजिस्लेचर वाला, अब ये नहीं रहा था। तो इसका आंसर है ए, दैट इज 1 एंड 2। अगर हम लास्ट देखें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1861 इज आर करेक्ट, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि 1861 का, इट इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। अब हमें जैसे सपोज करो इसका आइडिया नहीं है कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 हमें याद नहीं आ रहा, हमने स्टेटमेंट पढ़ा, इट इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया, राइट। नेक्स्ट चले हम, इट क्रिएटेड अ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर, ठीक है, शायद ये भी हो सकता है। देखो, इट ग्रांटेड इंडियंस द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर ये बात होती तो सारा मसला ही खत्म हो जाता ना लड़ाई का। बट इंडियंस वर नॉट अलाउड टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो 3 गलत। तो इसका आंसर हमें पता चल गया, इट्स 1 एंड 2। लेकिन हमें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। जो लॉर्ड कनिंग थे, यहाँ पे लिख देती हूँ, लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस्ड दिस पोर्टफोलियो सिस्टम, इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। वो कौन थे? लॉर्ड कनिंग। ये आ सकता है कि लॉर्ड कनिंग, सॉरी, अंडर whom portfolio system was introduced, या फिर लॉर्ड कनिंग इंट्रोड्यूस्ड which system। तो इसमें आ सकता है, तो इसमें ईच मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वाज असाइंड अ पोर्टफोलियो, मतलब एक प्रॉपर डेजिग्नेशन दिया गया था ईच मेंबर को। तो यही एक पोर्टफोलियो सिस्टम है, राइट। दिस एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल एंड एक्सपेंडेड इट बाय एडिंग मेंबर्स। तो ये वाला ठीक है स्टेटमेंट। एंड इंडियंस वर नॉमिनेटेड नॉट इलेक्टेड, ठीक है। हमें पता है कि 1861 की बात ही चल रही है, 1892 तक भी डायरेक्ट इलेक्शन ही थे, वहां पे भी ऑफिशियली कुछ नहीं था। वो आगे जाके 1909 में आया था ऑफिशियली। तो इसका आंसर है ए एंड 1 2, एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ये तो एमसीक्यू सीरीज थी, लेकिन अगर आपको इसी को डिटेल में पढ़ना है ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने वहां पे, आप फाइल्स वाले फोल्डर में जाएंगे और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टाइप करेंगे ना, तो आपको इसके डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे, लाइन टू लाइन, आप उसमें से पढ़ लेना। ये तो एमसीक्यूज थे। देखो अगर इसके बाद आप जाके और अपने चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो यू विल बी इजीली पॉइंट कि जो फोकस एरियाज है वो हमारे कौन से होने चाहिए। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और ये आप आगे भी शेयर करें। अगर आपने इसको सिंसियरली किया है तो लेट मी
नो कि आपने कमेंट में बताएं कि आपके कितने जो क्वेश्चंस थे वो ठीक थे। थैंक यू इफ यू विल बी लाइकिंग दिस वीडियो।